नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हमारे देश में 1994 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था पीसीपीएनडीटी अर्थात प्री कॉन्सेप्शन प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। इसका उद्देश्य था कि प्रसव पूर्व जो लिंग परीक्षण होता है उसको अवैध करार दिया जाए, उसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। बेसिकली इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और जो लिंग असमानता हमारे देश में है उस असमानता को समाप्त करना। इस लक्ष्य को लेके इस अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जब ये अधिनियम पारित हो गया, प्रसव अर्थात जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण का जो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है इसको प्रतिबंधित किया गया, तो इसको लेके अब एक नई बहस छिड़ गई है। उस नई बहस के अंतर्गत एक दूसरा पहलू भी, एक दूसरा मुद्दा भी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिन तकनीकों का इस्तेमाल करके लिंग परीक्षण किया जाता है उसका इस्तेमाल जायज है, उसका इस्तेमाल वैध है। तो क्या है ये बहस, क्यों ये नई बहस आ रही है सामने, इस पूरे पक्ष को समझते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि इस अधिनियम में वो कौन सी मुख्य बातें थीं जिसको कि इन उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण क्या है बहस, इस बहस को समझने के साथ अन्य पहलुओं को भी समझेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारी दो शाखाओं इंदौर और साथ साथ करोल बाग में आपके जीएस फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत 11 नवंबर और 13 नवंबर को क्रमशः हो रही है। इंदौर की बात करें तो शाम को 6:15 बजे से बैच की शुरुआत होगी। वहीं पर हिंदी माध्यम करोल बाग की अगर बात करें तो यहां पर दोपहर 3 बजे से शुरुआत होगी। इसके लिए विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल कर। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देखते हैं। बात हम खबर की करेंगे तो दरअसल खबर यह है कि हाल ही में जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस मांग को उठाया गया है। उनका नाम आरवी अशोकन है। उन्होंने अपने तर्क रखे हैं, उस तर्क की वजह से यह मामला फिर से चर्चा में है। तो इसका कारण समझेंगे। साथ ही क्या है पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या है उसको भी समझेंगे। अब इसको लेकर क्या विवाद है, दोनों पक्ष के अपने तर्क क्या है उन तर्कों को भी देखेंगे। लिंगानुपात की स्थिति क्या है जिसको सुधारने के उद्देश्य से इस पहल को, इस अधिनियम को लागू किया गया था जिसके तहत प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण को अवैध करार दिया गया था। साथ ही साथ अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले चर्चा में क्यों है तो देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आरवी अशोकन। उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में भारत में जन्म पूर्व जो लिंग निर्धारण के जो परीक्षण है, जैसे कि आप जानते हैं अल्ट्रासोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये जो तकनीकें होती हैं इनको जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल हमें अब करना चाहिए, इस पर इसको अवैध नहीं मानना चाहिए, इसको वैध मानना चाहिए। इस बात को लेकर अब चर्चा परिचर्चा, पक्ष विपक्ष दोनों मुखर हो गए हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। क्योंकि अब तक इस पर प्रतिबंध है 1994 के अधिनियम के पश्चात से। उन्होंने ये कहा है कि इस प्रतिबंध को अब हटाने की जरूरत है। बात खबर की करें तो खबर फर्स्ट पोस्ट की है कि वाई इंडिया टॉप मेडिकल बॉडी वांट्स टू लीगलाइज जेंडर टेस्ट फॉर अनबॉर्न चाइल्ड, अर्थात अजन्मे बच्चे के जो जेंडर को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है उसको लीगलाइज करने की मांग क्यों हो रही है, इसकी वजह से यह चर्चा में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में इस अधिनियम के माध्यम से क्यों प्रतिबंध लगाया गया, वो कौन से प्रतिबंध हैं, क्या करने पर आपको सजा हो सकती है, उन सारे पक्षों को देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो इस अधिनियम की अगर बात करें तो गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अर्थात पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 में इसको भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। उससे पहले की स्थिति आप उससे परिचित हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुप्रथा है वो हमारे समाज में व्याप्त थी। जैसे ही ये पता चलता था कि भ्रूण जो है वो बच्ची है, वो एक उसके फीमेल होने का पता चलता था, वैसे ही उसकी हत्या हो जाती थी। तो ये एक ऐसी कुप्रथा थी जिसको समाप्त करना हमारे लिए एक चुनौती थी, हमारे समाज की एक चुनौती थी। तो सरकार ने उसके लिए कदम उठाया और भारतीय संसद ने उसके लिए एक अधिनियम बनाया। अब भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका उद्देश्य तो था ही, साथ साथ हमारे यहाँ जो लिंगानुपात है उस लिंगानुपात को भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो एक बैलेंस स्थिति में रहे। पुरुषों के अनुपात में जो एक स्टैंडर्ड मानक है, जो एक संतोषजनक मानक है 960 1000 पुरुषों पर होना चाहिए, उसको प्राप्त करना भी एक लक्ष्य था कि उसको भी सुधार किया जाए। तो इस अधिनियम ने जन्म पूर्व जो लिंग निर्धारण है उस पर प्रतिबंध लगा दिया और यही दो मुख्य उसके उद्देश्य थे, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और साथ ही साथ जो लिंगानुपात है उसको एक बैलेंस स्टैंडर्ड मानक के अनुरूप करना।
अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए। प्रावधान क्या किए गए? तो इसमें सबसे पहला प्रावधान के अंतर्गत कुछ अनुमति लेने की बात की गई, इसके अलावा कुछ प्रतिबंध लगाए गए, इसके अलावा कुछ गोपनीयता की बात की गई और साथ ही विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। वो क्या क्या बातें थी? तो देखिए, अगर अनुमति की बात करें तो अल्ट्रासाउंड जैसी किसी भी तकनीकी का उपयोग अगर होता है तो वो कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही आप कर सकते हैं। केवल जो भ्रूण है, जो अजन्मा बच्चा है, उसके लिंग को जानने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको चयापचय संबंधी कोई विकार हो गया हो, आपके गुणसूत्रों से संबंधित कोई समस्या हो गई हो, लिंग संबंधी कोई विकार हो गया हो, या हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, इन सब ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपको अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है, तो वहां आप इसको कर सकते हैं। लेकिन केवल ये जानने के लिए कि गर्भ में पल रहा जो भी भ्रूण है वो मेल है या फीमेल, इसकी जानकारी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए परमिशन के बिना ऐसा करना अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए जो अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई भी परीक्षण इस प्रकार का अगर होता है, उन सारे परीक्षणों को उसको प्रोहिबिटेड किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। गोपनीयता की जहां तक बात है, एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। देखिए, कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिला या उसके परिवार के लोग, मतलब जिस महिला के गर्भ में वो भ्रूण पल रहा है, उसको भी इस बात की जानकारी डॉक्टर्स नहीं दे सकते हैं, या कोई भी उस व्यक्ति को ये नहीं बताएगा या उसके परिवारजन को ये नहीं बताएगा कि वास्तव में उसका जो लिंग क्या है। इस बात को किसी को नहीं बताना है। और साथ ही साथ केवल ऐसा नहीं कि खुल के बताना, अगर आप किसी शब्द के माध्यम से बताते हैं, किसी संकेत के माध्यम से बताते हैं, या किसी भी प्रकार से आप बताते हैं, तो उन सारी चीजों को अगर आपकी डिलीवरी से वो समझ जाए, संकेत के माध्यम से आपने बता दिया कि वो लड़का है कि लड़की, तो इस सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया। इसको गोपनीयता भंग की कंडीशन में माना जाएगा और वहां पर यह अपराध मान लिया जाएगा। अब देखिए, विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अगर आप ऐसा विज्ञापन करते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, अमुक संस्थान में आओ, अमुक क्लिनिक पर आओ, यहां पर लिंग परीक्षण के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो इस विज्ञापन को अगर देखा जाएगा, आपके संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में आएगा, तो वो इस अधिनियम के तहत जन्म पूर्व लिंग निर्धारण का जो आप विज्ञापन कर रहे हैं, उस विज्ञापन के आधार पर आपको 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ 10,000 रुपए आपको जुर्माने के रूप में भरने पड़ सकते हैं। तो आर्थिक दंड और साथ साथ सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया, अगर आप इस प्रकार का विज्ञापन करते हैं कि आप लिंग परीक्षण से संबंधित कोई भी कृत्य करते हैं या करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं किसी को। इसको अपराध माना गया, विशेष रूप से संज्ञेय अपराध माना गया। संज्ञेय अपराध में देखिए तुरंत गिरफ्तारी होती है। हालांकि इसमें बाद में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, विशेष कंडीशन में हो भी सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी का संचालन करना, इसको क्राइम माना गया। किसी भी पुरुष या महिला द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो ये अवैध है, तो ये इसमें शामिल किया गया। अब इसमें जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वही कारण हो सकते हैं जो कि इस कानून में बताए गए हैं कि अमुक अमुक कारणों के लिए ही आप अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक, यानी जो तकनीक है लिंग परीक्षण की, वो अपना सकते हैं। इसके अलावा इस कानून में बताए गए उन बीमारियों के अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड इस आधार पर करते हैं कि लिंग परीक्षण की वजह से आप जानना चाहते हैं, तो आप सजा के भागी हो सकते हैं। भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों की जो बिक्री है, उस बिक्री को भी, उसके वितरण को या किराए पर देने पर भी इसमें कंट्रोल लगाया गया, उस पर लगाम लगाई गई। ऐसा ना हो कि ऐसे ही बिक्री इसकी बढ़ रही हो, इसके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए गए, कठोरता बनाई गई, ताकि इन मशीनों की बिक्री, वितरण और किराए पर देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ क्या है वर्तमान बहस, इस बात को समझना जरूरी है। तो देखिए, इसके समर्थन में भी एक स्वर रहा है, हमेशा से रहा है। अब वर्तमान ये स्वर कुछ वर्षों से उठ रहे हैं इसके विरोध में भी, अर्थात इसको वैध बनाने की प्रक्रिया की तरफ। अवैध बनाने वालों का तर्क, जहां तक स्वागत करने का उनका सवाल था, तो उनका अपना तर्क था। लगभग कमोवेश लोगों का यही मानना था कि मानव जीवन मूल्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए, मानव समाज की विविधता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, ताकि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। विशेष रूप से जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो महिला तस्करी, महिलाओं को लेकर जो हिंसा में वृद्धि होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यह बनाया गया था और इसका स्वागत किया गया था। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, वो ये कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो लिंगानुपात है उसको मेंटेन करना। लेकिन इतने वर्षों के बाद जो मूल्यांकन करने के बाद जो रिजल्ट आया है, जिसको लेकर आईएमए के प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है, अपने तर्क रखे जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो लिंगानुपात है उसको हम बहुत बेहतर नहीं बना सके हैं, उसका रिजल्ट बहुत संतोषजनक नहीं है। ऐसे में इसका उपयोग हम सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि इसको वैध या अवैध माना जाए, सवाल इसके इंप्लीमेंटेशन पर है कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप किस सोच के तहत इस परीक्षण को कर रहे हैं।
सिर्फ आप इस आधार पर परीक्षण कर रहे हैं कि हम लैंगिक ज्ञान होने के बाद हम उसकी हत्या कर दें, तो उस चीज को कानून बना के रोका जा सकता है। लेकिन लिंग परीक्षण के साथ हम इसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके इसका अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। इनका क्या पक्ष क्या है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का अब तक असर दिखाई नहीं दिया क्योंकि लिंगानुपात में हमको महत्वपूर्ण सुधार देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंध हटा दिया जाए तो इसका उपयोग हम इस प्रकार से करें, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल इस प्रकार से करें, सपोज दैट अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि अगर कोई बच्चा जन्म नहीं लिया है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करके या अन्य तकनीकी के सहारे इस बात का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में वो क्या है। और अगर वो बच्चा है या बच्ची, अगर बच्ची है तो लैंगिक असमानता के लिहाज से उसके लिए हम और सतर्क हो सकते हैं, उसको और सुरक्षा दे सकते हैं और उसके लिए एक पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था बना सकते हैं ताकि उसकी ट्रैकिंग के माध्यम से हम उसके जन्म को सुनिश्चित कर सकें कि उसका जन्म अवश्यंभावी हो, स्वस्थ तरीके से हो, उस पर और भी ध्यान दिया जा सकता है। इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो इनका एक ये भी पक्ष है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लिंग परीक्षण को वैध बनाया जाए, ये प्रस्ताव इनकी तरफ से दिया गया ताकि इन बच्चों की सुरक्षा, विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ताकि लिंगानुपात का जो स्टैंडर्ड मानक है, जो लक्ष्य है 1000 पर 960 बच्चियों को पहुंचाने का जो लक्ष्य है उस तक हम पहुंच सके। क्योंकि अभी तक हम जिस परिपाटी का अनुसरण कर रहे हैं उसमें बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं। साथ ही साथ इसके कुछ कमजोर पहलुओं को भी ये उजागर करते हैं। इनका यह कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत तरह की बेवजह की डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई में इसकी वजह से संघर्ष करना पड़ता है, फंसना पड़ता है। उनका यह कहना है इस कानून का दुष्प्रभाव डॉक्टर्स के ऊपर दिखाई देता है क्योंकि डॉक्टरों को अनुचित रूप से एक दबाव है इसकी फॉर्मेलिटीज को लेके। वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जहां भी हैं या अन्य मेडिकल संस्थानों में, वहां पर कागजी कार्रवाई इतनी जटिल है और इतनी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी भी चूक अगर उसमें होती है तो डॉक्टर्स की उसमें फंसने की गुंजाइश होती है। और डॉक्टर्स को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है इस समस्या को उन्होंने रखा। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया एक फॉर्म एफ की समस्या। फॉर्म एफ क्या होता है? तो फॉर्म एफ जो गर्भवती महिला होती है उसका मेडिकल हिस्ट्री रखने के लिए उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का कारण भी दर्ज किया जाता है। ये उसमें मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि उसमें आप क्यों अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं उसको आप मेंशन करेंगे। अब इसमें अगर गलती से भी किसी डॉक्टर से ये चूक हो जाती है उसको अंकित करने में या उसको दर्शाने में, तो उसके ऊपर वही कार्यवाही होगी जो कि लिंग परीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर उसको अपराधी मान लिया जाएगा। तो इसकी वजह से भी संघर्ष होता है। कई बार डॉक्टर्स जो हैं इस फॉर्म एफ की वजह से बेवजह फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सही तरीके से न भरने वाले डॉक्टर को लिंग परीक्षण करने वालों के समान सजा मिलती है। तो ये इसका एक कमजोर पक्ष है। इस पर सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। लैंगिक असमानता अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इस तकनीकी का हम सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एक और टेक्निकल पहलू था, उस पर भी यहां पर कहा गया कि दरअसल अगर कभी गर्भपात जैसी कोई घटना होती है, अगर उससे ठीक एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड जैसी चीज कराई जाए तो उससे यह पता चल पाएगा कि वास्तव में जो गर्भपात कराया गया है उस गर्भपात की जो वजह है, जिसकी वजह से कराने की बात कही जा रही है, उसमें चिकित्सकीय आवश्यकता इसकी थी कि नहीं थी। ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात पता चलेगी जब हम अल्ट्रासाउंड को वैध बना देंगे। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है तो उसका अल्ट्रासाउंड करा के ये चेक किया जा सकता है कि वास्तव में यहां पर गर्भपात कराने की आवश्यकता है या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जबरदस्ती वो केवल लैंगिक आधार पर गर्भपात कराना चाहता है। दूसरी बात, एक जो भ्रूण होता है जो गर्भ में पल रहा होता है, उसके लिंग में जो स्पष्टता होती है जिसके आधार पर उसको पहचान लिया जाता है, वो होता है 11 से 12 सप्ताह में। मोटा मोटी हम कहें तो लगभग 3 महीने में, 3 माह में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो लड़का है कि लड़की है। ये बात पता चल जाती है जो भ्रूण है जो गर्भ में पल रहा है। अब भारत में आप जब देखेंगे 90% जो केस आते हैं गर्भपात के, वो आते हैं दूसरी तिमाही। दूसरी तिमाही का मतलब 3 से लेकर 6 माह के बीच में। इसका मतलब कि जब वो लैंगिक रूप से जो संकेत हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि लड़का है कि लड़की, उसके बाद लोग गर्भपात कराते हैं। ये मामला 90% है। लेकिन वो दर्ज कहां होता है? वो दर्ज होता है पहली तिमाही में, अर्थात इस वाले कोर में उसको दर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब जब इसमें दर्ज कर दिया जाएगा तो उनके ऊपर ये आरोप लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस कैटेगरी में दर्ज करने का मतलब हुआ कि यहां पर लैंगिक रूप से अभी ये स्पष्टता ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, तो वो सजा से बच जाते हैं। तो मेन उनके कहने का मतलब था, जो आईएमए के चेयरमैन है, अध्यक्ष, उनके कहने का ये मतलब है कि वास्तव में इस कानून के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। अगर हम सही सटीक रूप से ये पकड़ ले कि अगर 3 से 6 माह का जो अवधि है इसमें अगर गर्भपात कराया जा रहा है तो वास्तव में वो दोष है, वो कानूनन जुर्म है, उसको हमको
पकड़ने की आवश्यकता है, और वास्तव में अगर कहीं गर्भपात होता है तो सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होने पे ये चीज हम पकड़ सकते हैं पहले। इसलिए वो कहते हैं कि जो लिंग चयनात्मक गर्भपात है उसका पता लगाने में हमको कठिनाई होती है। लिंग चयनात्मक गर्भपात का मतलब कि जब हम जान जाते हैं कि वो लड़का है कि लड़की, और आपको जो भी नहीं चाहिए आप उसके लिए गर्भपात कराते हो, तो ये गलत है, ये अपराध है। ये मुख्य रूप से उनके द्वारा कहा जा रहा है, अर्थात इसके सही इस्तेमाल पर उन्होंने जोर दिया है। और देखिए, भारत में लिंगानुपात की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात की बात की जा रही है 2022-23 में 933 था, 2014-15 में देखेंगे 918 था। लेकिन आदर्श लिंगानुपात जो मानक की हम बात आपसे कर रहे थे 960 या 70 के करीब अगर होगी तो यह संतोषजनक स्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ 2011 की जनगणना आप देखेंगे जब, तो उसमें 7 वर्ष से कम आयु के लिए 914 था। वहीं 1961 में आप देखिए 976 था। इसका मतलब कि 1961 से हम जब आगे बढ़े हैं तो यहां पर 2011 में हमको 7 वर्ष से कम आयु के लिए 914 दिखाई दे रहा, मतलब ये स्थिति और खराब हुई है। तो इसको बेहतर करने के लिए कुछ राज्यों में स्थिति तो और ज्यादा खराब है। हरियाणा की स्थिति आप देख लीजिए, हरियाणा हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, यहां पर स्थिति और खराब है। ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जो अजन्मा बच्चा है, कुछ इसकी सोशल स्ट्रक्चर में भी ऐसे हमारे दोष थे जिसमें भी लोगों को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। अब अजन्मे बच्चे का लिंग जानने के लिए भारत में ये प्रतिबंधित है, तो लोग विदेशों में चले जाते हैं, जो जिनके पास पैसा है वहां पर जाके इस चीज को पता लगा लेते हैं। साथ ही साथ कई जोड़े ऐसे हैं जो गर्भपात भी कराते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पड़ोस के देशों में चले जाते हैं। कई देशों में जो इस बात की का जो परीक्षण है, इसकी अनुमति मिली भी हुई है, कई देशों में यह बैन भी है। तो दोनों विकल्प है, एक दूसरा पहलू उभर के फिलहाल ये सामने आया है। अब आप देखेंगे ऐसे राज्यों से कई बार देखने को मिलता है कि थाईलैंड, सिंगापुर या दुबई में लोग चले जाते हैं और वहां पर जब पता चलता है तो गर्भपात भी करा लेते हैं। उसमें हालांकि लागत आती है, उसमें खर्च भी आते हैं, तो आर्थिक बोझ का भी वो सामना कहीं ना कहीं उनके ऊपर उसका दबाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब इसके दूसरे विकल्प की तरफ, दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया गया है कि ये भी एक इसके सोचने का दृष्टिकोण हो सकता है। समस्या कानून में नहीं, समस्या उसके इम्प्लीमेंटेशन में है, समस्या समाधान जो है उसके नियति में होता है। तो एक पक्ष इनका भी है जिस पर विचार किया जा सकता है। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के अनुसार भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन का अवैध उपयोग करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल? तो उम्मीद है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।